हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। सामान्य विज्ञान लेक्चर सीरीज के 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ध्वनि चैप्टर करने वाले हैं। साउंड चैप्टर को हम करेंगे। इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने जो 4 टॉपिक कवर करे हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक था गति, मोशन हमने कवर किया था। दूसरे नंबर पे हमने गति के नियम पढ़े थे। तीसरे नंबर पे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हमने किया है। फिर हमने कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को करा है और आज हम करने जा रहे हैं ध्वनि। यदि आपने पिछले वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। चंद्रमा पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। सेकंड क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन है भार किस प्रकार की राशि है। भार बताना है आपको कि किस प्रकार की राशि है, यह सदिश है या अदिश राशि है। ठीक है, तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। यदि आपने देखा होगा तो आपको आता ही होगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ध्वनि। उसके पहले यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ में आने वाले हैं। तो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ध्वनि में सबसे पहले एक एक चीज़ को हम धीरे धीरे से समझते चलेंगे। सबसे पहले चीज़ इसमें आती है आवर्त गति। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। इसका मतलब क्या, जब कोई पिंड एक निश्चित अंतराल मतलब फिक्स समय पर अपने पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो उसकी इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रहों का चक्कर लगाना। एक पेंडुलम जब हम ले लेंगे तो पेंडुलम क्या है, ये बीच वाली जो स्थिति है इसके दोनों तरफ वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार की गति भी आवर्त गति होती है। झूले की गति आवर्त गति है। और डेली लाइफ में भी हम अपनी गति करते हैं, जैसे जहाँ पर हम रोजाना एक ही पथ से एक ही समय पे आना जाना करते हैं तो वह हमारी गति क्या हो जाएगी, आवर्त गति हो जाएगी। मान लो हम कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग क्लासेस का समय फिक्स होता है जाने और आने का, और यदि हम एक ही रास्ते से रोजाना जाते हैं तो वह हमारी गति भी क्या होगी, आवर्त गति कहलाती है। एक ही निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर बार बार गति को दोहराना क्या कहलाता है, आवर्त गति कहलाता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आवर्त गति से संबंधित कुछ पद है, कुछ टर्म्स है जो पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला आता है आयाम। आयाम, इसको हम एम्पलीट्यूड से नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है झूले का। झूले को पेंडुलम के जैसा भी मान सकते हैं, लेकिन झूला हमारा देखा हुआ रहता है, इसलिए झूले का एग्जाम्पल लेना सबसे बेस्ट रहता है। तो झूला यदि रुकी हुई अवस्था में है तो उसको बोलते हैं साम्य स्थिति। रुकी हुई अवस्था को क्या बोलते हैं, साम्य स्थिति। अभी कोई झूले पर नहीं झूल रहा, केवल झूला दूर से देखा जा रहा है, तो रुका हुआ झूला है तो वो किसी स्थिति में है, साम्य स्थिति में। याद रखना ये पद कौन सा बोल रहा हूं मैं, साम्य स्थिति में। ठीक है, अब यदि कोई उस पर बैठा और उसने झूला स्टार्ट किया तो क्या होगा, साम्य स्थिति से झूला एक तरफ अधिकतम विस्थापन पर जाएगा और फिर वापस अपनी साम्य स्थिति पर आएगा, फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन करेगा और फिर वापस आएगा। ऐसे ही होता है झूले में, एक तरफ अधिकतम जितनी दूरी तय करनी उतनी दूरी तय करेगा, फिर वापस उसी स्थिति में आएगा, फिर वापस पीछे जाएगा और फिर वापस उसी स्थिति में आ जाएगा, साम्य स्थिति में। तो एक और अधिकतम विस्थापन जो होता है उसको हम आयाम बोलते हैं। साम्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक सिंपल पेंडुलम है, बीच वाली स्थिति को क्या बोलेंगे हम, साम्य स्थिति। और यह साम्य स्थिति से एक और ये बी बिंदु तक गया तो इसको बोलेंगे आयाम। यहाँ से साम्य स्थिति से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। और वही आयाम यह पीछे की तरफ भी तय करता है। तो आयाम मतलब समझे होंगे आप, साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या बोला जाता है, आयाम बोला जाता है। अब फिर सेकंड नंबर पे आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब एक कंपन पूरा करने में लगा समय। एक कंपन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। कंपन मतलब क्या होता है, सबसे पहले साम्य स्थिति में कोई चीज होंगी, उसके बाद यह क्या हुआ, एक तरफ आई, अधिकतम विस्थापन किया उसने, एक तरफ आई, अधिकतम विस्थापन इस तरफ किया, फिर वापस अपनी साम्य स्थिति पर आकर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन करके वापस यहीं पर साम्य स्थिति पर आई।
तो इसको बोलते हैं एक दोलन या एक कंपन। मतलब एक बार झूला लेना, एक बार झूला लेने का मतलब क्या है, झूला रुका हुआ है, एक तरफ जाएगा, वापस दूसरी तरफ जाएगा और फिर वापस उसी स्थिति पर आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक बार झूला लिया। और एक बार झूला लेने को फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, एक कंपन पूरा करना। अब एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको बोला जाता है आवर्तकाल। एक कंपन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसको हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल टी से दर्शाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। ये आवर्तकाल का फॉर्मूला है। इसका मात्रक सेकंड होता है, क्योंकि समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो ये दो चीजें आप समझ गए होंगे। साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन का मतलब क्या होता है, साम्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, पुनः साम्य स्थिति पर आना, फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन, फिर पुनः साम्य स्थिति पर आना, ये एक कंपन कहलाता है। इसके बाद आता है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य मतलब एक आवर्तकाल में तरंग ने कितनी दूरी तय की, एक आवर्तकाल में तरंग ने कितनी दूरी तय की, इसको हम बोलते हैं तरंग धैर्य। जैसे मान लो कि कोई तरंग इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से कोई तरंग चल रही है, तो यह बीच वाली स्थिति को क्या बोलेंगे, साम्य स्थिति। साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन हुआ, पुनः साम्य स्थिति पर वापस आया, फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन हुआ, फिर पुनः साम्य स्थिति पर आया, तो ये इसका एक कंपन हो गया। ठीक है। अब ये जो उठा हुआ भाग है इसको बोला जाता है श्रृंग, और जो दबा हुआ भाग है इसको बोला जाता है गर्त। तो क्या क्या चीजें इसमें, श्रृंग है और गर्त है, श्रृंग और गर्त। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी ले लो आप, या दो गर्तों के बीच की दूरी ले लो, इसको बोला जाता है तरंग धैर्य। दो उठे हुए भाग की दूरी या दो दबे हुए भाग की दूरी को क्या बोलेंगे, तरंग धैर्य बोलेंगे। इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। या इसको क्या बोल सकते, एक आवर्तकाल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। एक आवर्तकाल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं तरंग धैर्य। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर में होता है। अब फिर आती है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब क्या, एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति। एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसको हम हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स से दर्शाते हैं। हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स याद रखना है। आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति के दो मात्रक है। पहला मात्रक है हर्ट्ज और दूसरा मात्रक है सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखना है। तो हमने चार चीजें पढ़ी। आयाम मतलब साम्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, इसको हम मीटर में नापते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आवर्तकाल, एक कंपन पूरा करने में लगा समय। तीसरे नंबर पे आता है तरंग धैर्य, एक आवर्तकाल में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। चौथे नंबर पे आता है आवृत्ति, एक सेकंड में कंपनों की संख्या। तो ये चार महत्वपूर्ण पद थे जो कि हमने पढ़े। अब देखो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति हमें दी है 100 हर्ट्ज। आवृत्ति एफ बराबर कितना दिया है, 100 हर्ट्ज हमें आवृत्ति एफ बराबर दिया हुआ है। एक मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा, कितने मिनट में, एक मिनट में। टी बराबर कितना, 60 सेकेंड में कितनी बार कंपन करेगा। अब हमें पता है कि आवृत्ति बराबर क्या, तो एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, मतलब f बराबर 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, एक सेकेंड में कितने कंपन हो रहे, 100 कंपन हो रहे। तो 60 सेकेंड, एक मिनट में कितने कंपन होंगे, तो क्या करना है आपको, एक सेकेंड में 100 कंपन, तो 60 सेकेंड में कितने, तो इंटू कर देंगे 60 का, 6000 कंपन आ जाएंगे। मतलब कितने कंपन करेगा एक मिनट में, तो 6000 कंपन करेगा वह ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति 100 हर्ट्ज है। आ गई बात समझ में। आवृत्ति मतलब एक सेकंड में कंपनों की संख्या। 100 हर्ट्ज दिया, इसका मतलब क्या है कि आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ट्ज है, मतलब 100 बार कंपन हो रहे। तो एक मिनट में 60 का गुना कर देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। इसीलिए हम इसको सेकंड इनवर्स लिखते हैं, क्योंकि
आवर्तकाल का मात्रक हमने पढ़ा सेकेंड, जब इसको ऊपर ले जाएंगे सेकेंड को तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड की घात -1 हो जाएगी। तो आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, इसको हर्ट्ज में दर्शा लो या फिर सेकेंड इनवर्स में दर्शा लो। इसके बाद आता है तरंग का वेग। तरंग का वेग, पहले यदि वेग हम सिंपल ले तो वेग बराबर क्या होता था, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय हमारा वेग होता था। अब यहाँ पर तरंग का वेग है तो विशेष चीज हो गई। तरंग में जो दूरी होती है उसको हम दूरी ना बोलकर क्या बोलते हैं, तरंगधैर्य बोलते हैं। और जो समय होता है उसको समय ना बोलकर क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो तरंग का वेग v बराबर तरंगधैर्य बटे आवर्तकाल। तरंगधैर्य बटे आवर्तकाल, तरंगधैर्य को लैम्डा से दर्शाते हैं। ये जो उल्टा y बना हुआ दिख रहा है इसको लैम्डा बोलते हैं और आवर्तकाल इसका क्या है, कैपिटल T। तो लैम्डा बटे कैपिटल T तरंग का वेग v के बराबर होगा। अभी हमने पढ़ा कि आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटे आवर्तकाल। अब यहां पर हम क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लैम्डा बटे टी लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते, लैम्डा इंटू 1/t, लैम्डा इंटू 1/t। तो बात तो एक ही है, लैम्डा का 1 में गुणा होगा तो लैम्डा बटे टी ही आना है, ठीक है। और 1/t को हम क्या लिख सकते, तो यहां से ऊपर से हम लिख सकते आवृत्ति। तो यहां पर लैम्डा वैसा ही रह गया, ये देखिए लैम्डा। और यहाँ पर 1/t को हम क्या लिख देंगे, न्यू लिख देंगे। 1/t को क्या लिख देंगे, न्यू लिख देंगे, क्योंकि 1/t मतलब 1 बटे आवर्तकाल जो कि आवृत्ति के बराबर होता है। तो याद रखना है तरंग का वेग v बराबर तरंगधैर्य गुणा आवृत्ति। तरंगधैर्य और आवृत्ति का गुणनफल तरंग के वेग के v के बराबर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन करते इस पे बेस्ड। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है। आवृत्ति दी है मतलब न्यू दिया हुआ है 2 किलोहर्ट्ज। कितना दिया हुआ है, 2 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। उसकी तरंगधैर्य 35 सेंटीमीटर है। तरंगधैर्य मतलब लैम्डा दिया हुआ है कितना, 35 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 35/100 मीटर। यह 1.5 किलोमीटर चलने में कितना समय लेंगी, कितना चलना है, 1.5 किलोमीटर चलना है, दूरी तय करना है 1.5 किलोमीटर, इतना चलने में समय कितना लेंगी। तो सबसे पहले आप निकाल लो वेग, क्या मिल जाएगा, वेग। वेग तरंग का वेग क्या होता है, v बराबर लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू। अब यहाँ पर 2 किलो हर्ट्ज है जबकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2000 हर्ट्ज, क्योंकि किलो कोई सा भी हो, किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000। चाहे आप किलो हर्ट्ज ले लो, चाहे आप किलोग्राम ले लो, चाहे आप किलोमीटर ले लो। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर लैम्डा का मान आ जाएगा 2000 इंटू कर देंगे हम 35/100 से। न्यू का मान क्या है 2000, लैम्डा का मान है 35/100। 2 0 से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल। 35 का 2 बार पहाड़ा लेंगे तो आएगा 70 और 1 0 वैसा की वैसा। तो v बराबर आ गया 700 मीटर प्रति सेकेंड। 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब इतनी चाल है तो 1.5 किलोमीटर चलने में दूरी बटे चाल तो आ जाएगा समय। तो यहाँ पर लिखेंगे 1500/700। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 2.7 दूनी 14, 1 बचा 1 सेकेंड, 2.1 सेकेंड। 2.1 सेकेंड का समय लगेगा यदि 2 किलोहर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंग है और उसकी तरंगधैर्य 35 सेंटीमीटर है तो 1.5 किलोमीटर चलने में उसको 2.1 सेकेंड लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी आया होगा आपके समझ में। और ये अभी फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसका किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल में उपयोग करेंगे ये भी हमने इसमें सीखा है, ठीक है। और ये तो सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया दूरी बटे चाल का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दोलन या कंपन। तो दोलन या कंपन के बारे में हम पहले भी देख चुके कि यदि साम्य स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, पुनः साम्य स्थिति पर वापस आना, फिर दूसरी तरफ अधिकतम विस्थापन, फिर पुनः साम्य स्थिति पर वापस आना, यह क्या कहलाता है, एक कंपन कहलाता है। साम्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन कर वापस पुनः साम्य स्थिति में आना एक दोलन कहलाता है। आ रही होंगी ये बात समझ में आपके, ठीक है ना।
अब ये जो दोलन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में इसको ऑसिलेशंस बोला जाता है। यह तीन टाइप के होते हैं। पहला प्रकार है मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशन। मुक्त दोलन या फ्री ऑसिलेशन, इसमें बाह्य बल अनुपस्थित होता है, मुक्त है वो, उसको कोई बल की जरूरत नहीं है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा क्योंकि वो फ्री है। तो इस प्रकार का जो मुक्त ऑसिलेशन होता है इसमें बाह्य बल अनुपस्थित होता है। सबसे बड़ी बात कि मुक्त दोलन में बाह्य बल अनुपस्थित होता है और नियत आयाम से अनंत समय तक दोलन होता है। नियत आयाम से अनंत समय तक दोलन होता है, मतलब ये देखिए, ये अधिकतम विस्थापन जो हो रहा है यह एक जैसा हमेशा बना रहेगा। इसके जो आयाम है उसमें कोई कमी नहीं होने वाली आखिरी तक। तो इस प्रकार का जो दोलन होता है उसको मुक्त दोलन बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो दोलन होता है उसको बोलते हैं अवमंदित दोलन, डैम्पिंग ऑसिलेशन। अवमंदित दोलन या डैम्पिंग ऑसिलेशन। अब इसके पहले वाले मुक्त में ये समान थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये घटते हुए क्रम में रहते हैं, ये घटते हुए क्रम में रहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से घटते हुए क्रम में रहते हैं। जैसे यदि हम कोई घंटी बजाते तो उसका आयाम सबसे पहले तेज रहता है, फिर धीरे 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 उसकी आवाज़ क्या होती जाती है, कम होती आती है। उसको अवमंदित दोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवमंदित दोलन। हमने झूला झूले यदि, तो झूला झूलने में भी जो दोलन होते हैं वो अवमंदित होते हैं। एक बार झूला देने के बाद झूला क्या वैसे ही चलते रहता है कि कम होता है, तो कम होता है। तो इस प्रकार के जो दोलन है झूले वाले वो कैसे है, अवमंदित दोलन है। कैसे दोलन है, अवमंदित दोलन है। तीसरा प्रकार होता है प्रणोदित दोलन, मतलब फोर्स ऑसिलेशन का। इसमें बाह्य बल उपस्थित होता है, याद रखना इसमें बाह्य बल क्या होता है, उपस्थित होता है। और जो प्रणोदित दोलन होते हैं यह वाद्य यंत्रों, सितार, वायलिन आदि वाले जो दोलन होते हैं, बार बार उसमें बजाना पड़ता है ना, बार बार बल देना पड़ता है। तो उस प्रकार के जो दोलन होते हैं जो वाद्य यंत्रों में उपयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रणोदित दोलन, फोर्स ऑसिलेशन। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाद्य यंत्रों में जो दोलन होते हैं, वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि से जो दोलन बनते हैं वो किस प्रकार के दोलन होते हैं, तो वह प्रणोदित दोलन होते हैं। कैसे दोलन होते हैं, प्रणोदित दोलन होते हैं। तो ये तीन प्रकार के दोलन आपको समझ में आए होंगे। दोलन मतलब दोनों ओर अधिकतम विस्थापन जाकर पुनः साम्य स्थिति पर वापस आना। दोलन तीन प्रकार के होते हैं। मुक्त दोलन मतलब आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाह्य बल अनुपस्थित होगा। दूसरा है अवमंदित, लगातार आयाम में कमी आते हैं, घटते हुए आयाम बोल सकते। तीसरे नंबर पे आता है प्रणोदित दोलन, मतलब इसमें बाह्य बल उपस्थित होता है। जो वाद्य यंत्र, सितार, वायलिन आदि जो यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र, इसका जो ध्वनि होता है वह प्रणोदित दोलन के कारण उत्पन्न होता है। किस कारण से होता है, प्रणोदित दोलन के कारण उत्पन्न होता है। आगे है तरंग, आगे है हमारा वेव या तरंग। तो दो प्रकार की तरंगे होती है। पहले तो तरंग मतलब क्या, तो माध्यम में जो भी विक्षोभ उत्पन्न होगा, जो हलचल उत्पन्न होंगी, उसी को हम तरंग बोलते हैं। जैसे यदि पानी में पत्थर फेंकने से पानी किस प्रकार से इस प्रकार से हिलने लगता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो हम बोलते हैं कि लहर आई। लहर मतलब क्या होता है, तरंग। लहर मतलब तरंग, तरंग बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारे आसपास की वायु है, हमारे आसपास की वायु या धूल के जो कण हैं वो आराम से जमे हुए रहते, जब भी हम बोलते हैं तो उसमें हम विक्षोभ उत्पन्न कर देते। तो उस प्रकार की जो विक्षोभ के कारण जो ध्वनि जो तरंग बनती है वह ध्वनि तरंग कहलाती है। ये देखिए ये वाली जो है लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर क्या करेगा, अपने आसपास की जो वायु है उसके कण को विक्षोभ उत्पन्न करेगा, जिसके कारण अलग अलग प्रकार की ध्वनि बनेगी और हमारे कान तक पहुंचती है। तो इस प्रकार की जो तरंग है पहले प्रकार की, इसको हम बोलते हैं अनुधैर्य तरंगे। कैसे बोलते हैं, अनुधैर्य तरंगे बोलते हैं, अनुधैर्य तरंगे। और ये जो नीचे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ऊपर नीचे वाली जो तरंगे होती है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ऊपर वाली अनुधैर्य, नीचे वाली अनुप्रस्थ। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या अंतर होता है, तो इसमें उठा हुआ भाग रहेगा और दबा हुआ भाग रहेगा। उठे हुए भाग को श्रृंग बोला जाता है, दबे हुए भाग को गर्त बोला जाता है। तो श्रृंग और गर्त बनेंगे आपके अनुप्रस्थ तरंग में। अनुप्रस्थ तरंग में क्या बनेंगे, अनुप्रस्थ तरंग में बनेंगे श्रृंग एवं गर्त। क्या बनेंगे, श्रृंग एवं गर्त बनेंगे। जबकि जो ध्वनि तरंग होती है इसमें संपीड़न और विरलन बनते हैं। ये देखिए जहां पर ज्यादा घनत्व है वो हो गया संपीड़न, वहां पर दबाव ज्यादा रहेगा, और जहां पर कम
कण है वहां पर विरलन होता है, वहां पर दबाव कम रहेगा। तो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती है ध्वनि तरंगे, जिसको हम अनुधेर्य तरंगों के नाम से जानते हैं। अनुधेर्य तरंगों में क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है, संपीड़न और विरलन होता है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त बनते हैं। तो दो प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगे, हमारी दो प्रकार की तरंगे होती है। जो प्रकाश तरंगे है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती है, और जो हमारी ध्वनि तरंगे है वह यांत्रिक तरंगों में आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जो निर्वात में चल सकती है, जबकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है, और यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पहली बात, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चल सकती है। क्वेश्चन आएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चल सकती है कि नहीं, तो बोलना चल सकती है, क्योंकि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है, और सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आ पाता है कि नहीं, आ पाता है बिल्कुल। और बीच में एक बहुत बड़ा निर्वात है, आकाश में क्या है, निर्वात है, तो चल के तो आ ही रहा होगा ना। तो वहां से चल के आने का मतलब क्या है कि प्रकाश निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है, निर्वात में भी यात्रा कर सकता है। तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इसकी चाल पूछी जाती है, एकदम रट्टा मार लो इसको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 7 प्रकार की किरणें होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती है, इनके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहली किरण है गामा किरण। इसकी खोज की थी बेकुरल ने, और इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पे आता है गामा किरण। इसकी खोज की थी रोजन ने। यह चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। आपने एक्सरे का नाम सुना होगा, एक्सरे करवाया जाता है हड्डी वगैरह में, जब क्रैक हो जाते हैं तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। तो एक्सरे चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। इसकी खोज रोजन ने की थी। किसने की थी, रोजन ने इसकी खोज की थी। तीसरे नंबर पे आता है पराबैंगनी किरण। इसकी खोज रिटर ने की थी, और कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप अभी देख रहे होंगे बहुत सारे रोबोट बने थे, यूवी यूवी रेस उसमें उपयोग की गई थी कीटाणुओं को मारने के लिए। तो कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी किरण का उपयोग किया जाता है, यूवी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज रिटर के द्वारा की गई थी। चौथे नंबर पे आता है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश ऐसा प्रकाश जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसकी खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। किसने की थी दृश्य प्रकाश की खोज, तो न्यूटन ने की थी दृश्य प्रकाश की खोज। वस्तुओं को देखने के काम में आती है। पांचवें नंबर पे आता है अवरक्त विकिरण। इसकी खोज हर्शेल के द्वारा की गई थी। जो टीवी का रिमोट होता है उसमें आगे एक बल्ब लगा होता है, लाइट लगा होता है, उस लाइट से कौन से विकिरण जाते हैं, तो अवरक्त विकिरण जाते हैं, और वह कैच कर पाता है। तो रिमोट किस कारण से कैच कर पाता है, अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण। तो अवरक्त विकिरण के कारण हर्शेल ने इसकी खोज की थी। टीवी रिमोट में इसका उपयोग किया जाता है। छठे नंबर पे आता है माइक्रो तरंगे। माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। कहां करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग करते हैं। हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, हर्ट्ज ने। यह वही हर्ट्ज है जिसके नाम पर आवृत्ति रखी गई, आवृत्ति की इकाई रखी गई है, ठीक है। और लास्ट 7वें नंबर पे आता है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई। रेडियो और टेलीविजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हमने याद रखना है। पहले नंबर पे आता है गामा किरण, जिसकी खोज बेकुरल ने की है, आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे आता है एक्स किरण। रोजन ने इसकी खोज की है, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है पराबैंगनी किरण। रिटर ने इसकी खोज की है, कीटाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर पे आता है दृश्य प्रकाश। न्यूटन ने इसकी खोज की है, वस्तुओं को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवें नंबर पे आता है अवरक्त विकिरण। हर्शेल ने इसकी खोज की है, टीवी रिमोट में इसका उपयोग किया जाता है। छठे नंबर पे आता है माइक्रो तरंग। हर्ट्ज ने इसकी खोज की है, माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। 7वें नंबर पे आता है रेडियो तरंग। मार्कोनी ने इसकी खोज की है, रेडियो और टेलीविजन, या हम ये कहें कि प्रसारण में इसका उपयोग किया जाता है, कम्युनिकेशन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आ गई होंगी बात समझ में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विद्युत चुंबकीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश की चाल होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम यांत्रिक तरंग।
पहला हमने विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ा, अब यांत्रिक तरंग आता है। तो यांत्रिक तरंग के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंग। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होना जरूरी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम कंपन के आधार पर, कंपन मतलब किस प्रकार का कंपन कर रहे हैं उस आधार पर फिर से हमने तरंगों को दो भागों में बांटा है। पहले नंबर पे है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरे नंबर पे है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है और यह ध्वनि तरंगों का प्रकार है। और अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव कही जाती है। प्रकाश तरंग इस प्रकार की तरंग होती है, ठीक है। इसको याद करने के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अनुदैर्ध्य तरंगे या ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है, तो ध्यान रखना है। देखो इसमें ध्वनि में ध आधा आता है और अनुदैर्ध्य में भी ध आधा आता है। यहाँ पर प्रकाश में प्र आता है और यहाँ पर भी अनुप्रस्थ में प्र आता है। तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते हैं कि ध आधा किस में आता है, अनुदैर्ध्य में आता है तो वो ध्वनि तरंगे हो गई। प्र किस में आता है, अनुप्रस्थ में आता है तो वह प्रकाश तरंगों का प्रकार हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। हमने आवृत्ति के आधार पर तरंगों को तीन भागों में बांट दिया। यदि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है जिसको हम सुन सकते हैं, उसको हमने श्रव्य तरंगे बोल दिया। उसको हमने क्या बोल दिया? श्रव्य तरंगे, जो मानव के द्वारा सुनी जा सकती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो तरंगे हैं श्रव्य तरंगे कहलाती है। श्रव्य मतलब सुनी जा सकने वाली। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। इससे 20 से कम रहेगा तो उसको बोलेंगे अपश्रव्य। हमारे द्वारा नहीं सुनी जा सकती, सांपों के द्वारा सुनी जा सकती है। सांप सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य। और पराश्रव्य तरंगे मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की तरंग है तो उसको पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। हम नहीं सुन पाएंगे। बिल्ली, चमगादड़ और कुत्ता पराश्रव्य तरंगों को सुन पाता है। सोनार सिस्टम में इसका उपयोग करते हैं। सोनार हम आगे पढ़ेंगे, सोनार मतलब क्या होता है। तो याद रखना है, आवृत्ति के आधार पर तीन भागों में तरंगों को बांटा है। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से कम है तो अपश्रव्य, मानव द्वारा नहीं सुनी जाएगी लेकिन सांप सुन लेंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य तरंगे हम सुन पाते हैं। पराश्रव्य 20,000 से ज्यादा हम नहीं सुन पाएंगे। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और सोनार सिस्टम में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो ये यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करते समय जो किरणें यूज होती है वह ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कौन सी तरंगें इस्तेमाल की जाती है? ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है सोनोग्राफी करते समय। याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। सोनार क्या होता है? सोनार मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है, सोनार का फुल फॉर्म तो याद रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। SO मतलब है सोनार से, सोनार में जो SO आएगा उसका मतलब है साउंड, N मतलब है नेविगेशन, A मतलब है एंड और R मतलब है रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे यहाँ पर कोई एक जहाज है और ये कोई एक पनडुब्बी है, तो हमें ये जहाज से इस पनडुब्बी का नीचे से पता करना है, नहीं तो ये क्या करेगी, मिसाइल छोड़ देगी और ये जहाज बर्बाद हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जहाज में हम एक सोनार सिस्टम लगा देते हैं, सोनार युक्ति लगा देते हैं। ये क्या करेगा, जहाज से जाएगी साउंड वेव, पराश्रव्य तरंगे जाती है इधर और इससे टकराकर वापस आएगी पराश्रव्य तरंगे, है ना। पराश्रव्य तरंगे गई, टकराकर वापस आई। यदि टकराकर वापस बहुत सारी तरंगे आ रही है, इसका मतलब किसी बड़ी चीज से टकराकर वापस आई है। यदि तरंगे टकराकर बहुत जल्दी वापस आ गई, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है जिससे टकराकर वो वापस आई है वो बहुत ही पास में स्थित है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। हमने क्या करा, हमारा जो मान लो कि हमारे पास जहाज, जो बड़ा सा जहाज है, उस पर जो सोनार सिस्टम लगा हुआ है वो बहुत सारी पराश्रव्य तरंगों को अपने में से छोड़ता है, बहुत सारी पराश्रव्य तरंगे छोड़ रहा है।
अब बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जब टकरा के पराश्रव्य तरंगें आएंगी तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होंगी। तुलना करें यदि छोटी मछली से, छोटी मछली से टकराएगी तो कुछ तरंगे टकराएगी और वापस आएगी, है ना। तो तरंगों की जो संख्या वापस लौट के आ रही है, उसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है या छोटा है, और पास में है या दूर है ये कैसा पता चलेगा। तो तरंगे कितनी जल्दी वापस आ रही है, कितने आराम से वापस आ रही है, उससे पता चलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वह पास में है या दूर है। तो याद रखना इसमें कौन सी तरंगे यूज करते, पराश्रव्य तरंगे यूज करते। और देखो ये भाई साहब लोग क्या देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं ऊपर की चीजें, जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी में पानी के अंदर से ऊपर का यदि देखना है तो उसके लिए एक उपकरण उपयोग में लाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या बोलते हैं, पेरिस्कोप बोलते हैं। पानी के अंदर से बाहर देखना है तो पेरिस्कोप से देखेंगे। किससे देखेंगे, पेरिस्कोप से। ये दोनों भैया लोग देख रहे हैं पेरिस्कोप का उपयोग करके, ये ऊपर की चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको भी, पेरिस्कोप मतलब समुद्र पनडुब्बी में लगा होता है, ऊपर की चीज़ों को देखने के काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, एक पनडुब्बी पर एक सोनार युक्ति लगी हुई है, वह संकेत भेज रही है, उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात प्राप्त होती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल हमें निकालना है। अब चाल बराबर क्या होता है, v बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब यहाँ पर दूरी तो डायरेक्ट दी है, दूरी बराबर कितनी, 3625 मीटर। 3625 मीटर ये पनडुब्बी से लेकर वस्तु तक की दूरी दी हुई है। लेकिन पनडुब्बी ने जब संकेत भेजे थे, पनडुब्बी ने जब संकेत भेजे थे तो वो जाके वापस आने में कितना समय लिया उसने, 5 सेकेंड। मतलब जो दूरी तय की है वो डबल दूरी तय की है कि नहीं, दूरी जो तय की है, जो 5 सेकेंड में दूरी तय की है वो कितनी तय की है, डबल दूरी तय की है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, या तो दूरी को दोगुना कर दो या समय को आधा कर दो। तो मैं क्या करूँगा, दूरी को दोगुना कर दूंगा, क्योंकि 5 सेकेंड में एक दूरी नहीं तय कर रही, वो जाकर वापस आ रही है। तो वस्तु तक गई और वस्तु से वापस आई तो डबल दूरी तय की है, समझ में आ रहा होगा आपके। तो उसने दूरी कितनी तय की है, 2d दूरी तय की है। समय कितना, जितना दिया हुआ है, और बराबर क्या आ जाएगा, v क्या आ जाएगा। तो v बराबर आ गया 3625 गुणा 2 बटे में आ जाएगा 5, 5 से काट देंगे, पनु सतु 35, 5 दूनी 10 और पचम 25। 725 का जब 2 से गुणा करेंगे तो 1450 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1450 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपके। तो इस प्रकार से इसको करना रहेगा आपको। दूरी जो तय की है वो कैसी है, डबल दूरी तय की है, जाके वापस आ रही है ना, वो प्रतिध्वनि का मतलब है टकरा कर वापस आना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम, विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल होती है उसको आपको याद रखना है। तो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे याद कर रहे हैं, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे याद कर रहे हैं। जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में होती है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में, सबसे पहले ठोस में देख लेते हैं। तो ठोस में भी पूछे तो एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे ज़्यादा कौन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में कितनी, 6420 मीटर पर सेकेंड। निकिल में होती है 6040 मीटर पर सेकेंड। स्टील में होती है 5960 मीटर पर सेकेंड। लोहे में होगी 5950 मीटर पर सेकेंड। पीतल में होगी 4700 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड, निकिल में 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहे में 5950 मीटर पर सेकेंड, पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड। द्रव की बात करें तो समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड। और गैस की बात करें, हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम में 965 मीटर पर सेकेंड, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से जो ध्वनि की चाल है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करेंगे तो 0.61 मीटर पर सेकेंड की ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाएगी।
तो एक तो ये याद रखना, 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड होती है, और एक 0 डिग्री का याद रखना 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड किस में आएगा? 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार फिर से आप मेरे साथ दोहरा देना तो आपको याद हो जाएगा। एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, निकिल में 6040 मीटर पर सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहे में 5950 मीटर पर सेकेंड, पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकेंड, आसुत जल में 1498 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड, हीलियम में 965 मीटर पर सेकेंड, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड, और 0 डिग्री पर पूछे कि वायु में कितना, तो 332 मीटर पर सेकेंड। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने से 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हो जाती है ध्वनि की चाल में। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस में होती है, सबसे कम गैस में होती है, निर्वात में चलेंगी ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम ध्वनि की तीव्रता। अब कुछ पद को देख लेते हैं कि कौन कौन से पद होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी मतलब ध्वनि की तीव्रता का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि हमें तीव्र या मंद सुनाई देती है। हमें तीव्र या मंद ध्वनि का सुनाई देना किस कारण से होता है? तो ध्वनि की तीव्रता के कारण होता है। इसका मात्रक है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। मात्रक याद रखना, इसका थोड़ा सा अलग सा मात्रक है, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, या हम प्रयोगात्मक मात्रक बोलते हैं बेल, और बेल का जो 10वां भाग होता है उसको बोलते हैं डेसीबेल। बेल के 10वें भाग को क्या बोलते हैं? डेसीबेल बोलते हैं। बेल का 10वां भाग क्या होता है? डेसीबेल। इसको हम डीबी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे? डीबी से दर्शाएंगे। सामान्य बातचीत में 30 से 40 डीबी तक की जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता होती है। मशीन गन से 170 डीबी की तीव्रता का ध्वनि निकलती है। मिसाइल में 180 डीबी की तीव्रता की ध्वनि निकलती है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इनके अनुसार 45 डीबी की जो ध्वनि होती है वो हमारे कान के लिए अनुकूल होती है। 45 डीबी तक की जो साउंड है वो हमारे कान के लिए अनुकूल होता है। उससे ज़्यादा का साउंड हमारे कान को डैमेज कर सकता है। तो ये सारी बातें याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता के कारण ध्वनि मंद या धीमी सुनाई देती है, धीमी या तेज सुनाई देती है। माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। प्रयोगात्मक मात्रक जो हम यूज करते हैं वो है बेल। बेल का 10वां भाग डेसीबेल कहलाता है। सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। मशीन गन से 170 डीबी का, मिसाइल से 180 डीबी, डब्ल्यूएचओ ने बोला था 45 डीबी तक की जो ध्वनि है वो हमारे लिए अनुकूल होती है। अब जो संगीतिक ध्वनि होते हैं उसके कुछ अभिलक्षण हैं। इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से करना है आपको। 3 अभिलक्षण में 3 प्रमुख अभिलक्षण है। पहला है पिच, जिसको हम तारत्व बोलते हैं। यदि ध्वनि की जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होगी तो उसका तारत्व कम होगा और ध्वनि मोटी सुनाई देती है। ध्वनि कैसी होती है? मोटी सुनाई देती है। यदि ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा है तो तारत्व ज़्यादा है, ध्वनि पतली सुनाई देती है। जैसे मच्छर का भिनभिनाना। मच्छर का भिनभिनाना मतलब क्या है? मच्छर जो मच्छर है उसकी जो आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए उसकी ध्वनि क्या होती है? पतली होती है। जिसकी आवृत्ति कम होती है उसकी जो ध्वनि होती है वो मोटी होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है प्रबलता। ध्वनि का धीमा या तेज सुनाई पड़ना यह ध्वनि के प्रबलता अभिलक्षण के कारण होता है। और गुणता, क्वालिटा या तिम्रे, इसका मतलब है समान प्रबलता और समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगों में भेद उत्पन्न करने के लिए गुणता की जरूरत पड़ती है। मतलब गुणता, हम वाद्य यंत्र में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमको समझ में आता है गुणता का, क्योंकि 2 विभिन्न प्रकार के हम उपकरण जब बजाते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा उपकरण से ध्वनि निकल रही है। गिटार की अलग आवाज़ आती है, सितार की अलग आवाज़ आती है, पियानो की अलग आवाज़ आती है। तो यह अलग अलग आवाज़ हम कैसे पहचान पाते हैं? यह गुणता के कारण, ध्वनि के गुणता के कारण पहचान पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि गुणता जो संगीतिक ध्वनि होती है वो किस कारण से हमें भेद समझ में आता है उसमें, तो गुणता के कारण आता है।
तारत्व, आवृत्ति कम तो तारत्व कम, ध्वनि मोटी, आवृत्ति ज्यादा, तारत्व ज्यादा, ध्वनि कैसी हो जाएगी, पतली हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते, ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का किसी भी चीज से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाएगा, ध्वनि का परावर्तन कहलाएगा। इसमें जो वापस जो ध्वनि आ रही है उसको बोलते हैं हम एको, प्रतिध्वनि कही जाती है, एको कही जाती है। न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। यदि 17 मीटर की दूरी होगी तभी हमें क्या सुनाई देंगी, ध्वनि, जो परावर्तित ध्वनि है, एको जो है वो सुनाई देगा। न्यूनतम दूरी कितनी है, 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी होने पर ही हमें क्या सुनाई देगा, जो एको है, जो जो हम बोलते हैं ना आवाज गूंज रही है, तो आवाज का गूंजने के लिए 17 मीटर की दूरी जरूरी होती है। लगभग आता है 51 फीट। 51 फीट का डिस्टेंस जरूरी है यदि आवाज को गुंजाना है तो। ठीक है, और एक होता है अनुरणन, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मतलब क्या, कि एक हॉल है बड़ा सारा, एक हॉल में कोई ध्वनि स्रोत चल रहा है, कोई ध्वनि से हम संगीत सुन रहे, उस ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी हमें कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देंगी, तो वह किस कारण से होता है, अनुरणन के कारण होता है। किस कारण से होता है, अनुरणन के कारण होता है। तो प्रतिध्वनि मतलब टकराकर वापस आना, न्यूनतम दूरी की जरूरत होगी 17 मीटर या 51 फीट, और अनुरणन मतलब होता है किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी हमें कुछ देर तक उस ध्वनि स्रोत की ध्वनि का सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अब प्रतिध्वनि का वही कॉन्सेप्ट है जो सोनार का था, कि टकराकर वापस आएंगी। और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड ली जाए तो चट्टान और मनुष्य के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, प्रतिध्वनि मतलब क्या हुआ, जाकर वापस आना, जाकर वापस आ रही है 5 सेकंड में, मतलब दूरी कितनी तय कर रही है, वो डबल दूरी तय कर रही है। कितनी दूरी, डबल दूरी। यदि मनुष्य से चट्टान के बीच की दूरी डी माने तो उसने दूरी कितनी तय की, 2D दूरी तय की है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। किस चाल से, तो 346 मीटर पर सेकंड की चाल से। तो हमें डी नहीं मिल जाएगा, 346 गुणा 5, ये 5 इधर गुणा में चले आएगा और बटे में आ जाएगा 2। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 तिया 6। और अब इसका गुणा कर देंगे तो 5 तिया 15, हासिल का 1 आ जाएगा, 5 35 और 1 36, हासिल की 3, 5 और 3 8, 865 मीटर की दूरी जो रहेंगी वह रहेंगी चट्टान और व्यक्ति के बीच में। कितनी दूरी रहेंगी, 865 मीटर की दूरी रहेगी किनके बीच में, तो व्यक्ति और उस चट्टान के बीच में। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो आपको ये बात समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव ये आपने अपने डेली लाइफ में भी महसूस किया होगा कि जब हम किसी एम्बुलेंस को अपने पास आता हुआ सुनते हैं तो सायरन की जो आवाज़ रहती है वो हमें तेज़ी से बढ़ती हुई महसूस होती है, और जैसे ही वो हमारे पास से निकल जाती है तो सायरन की जो आवाज़ है वो हमें धीरे धीरे कम होते सुनाई हुई पड़ती है। ठीक है, तो ये किस कारण से हो रहा है, ये आवृत्ति में परिवर्तन के कारण हो रहा है। हम जो सुन रहे हैं वो श्रोता है, ऑब्जर्वर है, और ये एम्बुलेंस ध्वनि का स्रोत है। उसी पर तो सायरन लगा हुआ है तो वह ध्वनि का स्रोत है। तो जब श्रोता और ध्वनि के बीच में आपेक्षिक गति होती है, मतलब दोनों चल रहे हैं या दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी का अंतर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक गति होना। तो जब दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो ध्वनि में कुछ आवृत्ति में अंतर समझ में आता है। इसको हम डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं, डॉपलर प्रभाव के नाम से जानते हैं। और डॉपलर प्रभाव का उपयोग रडार सिस्टम में करते हैं। डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल रडार सिस्टम में किया जाता है। अब ये रडार क्या होता है, तो रडार मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म सब याद रखना है, पूछे जाते हैं। रडार मतलब क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक रडार सिस्टम है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया, ये दूसरा एरोप्लेन है, तो यह क्या कर रहा है, रडार से तरंगे भेजा, रेडियो तरंगे। कौन सी तरंगे भेजा, रेडियो तरंगे। 7वें नंबर पे जो हमने पढ़ी थी, मार्कोनी ने जिसकी खोज की थी, रेडियो तरंगे भेजी जाती है इससे। अब रेडियो तरंगे टकराकर कितनी वापस आ रही है उससे अंदाजा लगाएंगे
कि वह बड़ा ऑब्जेक्ट है या छोटा ऑब्जेक्ट है, कितनी देर में वापस आ रही है, इससे पता लगाएंगे कि वह दूर है या पास है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिखने लगा ये स्क्रीन पर कि ये रडार सिस्टम ने क्या करा, इसको पकड़ लिया कि हाँ कोई ना कोई हेलीकॉप्टर हमारे क्षेत्र में घूम रहा है। ठीक है, तो ये रडार सिस्टम का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये डॉपलर प्रभाव पे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका आज का वीडियो था। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, तो एक बार रिवीजन करते हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको ले चलता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ध्वनि में आवर्त गति होती है, बार बार अपने पद को दोहराने वाली गति। इससे संबंधित पद आयाम पढ़ा, आवर्तकाल पढ़ा, तरंग धैर्य, आवृत्ति, और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है। तरंग का वेग हमने निकाला, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा। दोलन पढ़े, दोलन के प्रकार पढ़े कि कितने 3 प्रकार के दोलन होते हैं। फिर तरंग देखी तो 2 प्रकार की तरंगे मिली, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे और एक यांत्रिक तरंगे। इसके बाद हमें कंपन के आधार पर तरंगे 2 प्रकार की हमने करी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। इसके बाद ध्वनि का वर्गीकरण कर दिया आवृत्ति के आधार पर। इसके बाद सोनार सिस्टम देखा कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग नाम की कोई चीज़ होती है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा। फिर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल देखी 25 डिग्री सेल्सियस पर। ध्वनि की तीव्रता के बारे में देखा। फिर हमने अभिलक्षण देखे ध्वनि के, और ध्वनि का परावर्तन देखा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करे। डॉपलर प्रभाव देखा, और फिर लास्ट में रडार सिस्टम को देखा कि रडार सिस्टम मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इस प्रकार से ये हमारे 5वें वीडियो का समापन होता है। और जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है वो है प्रकाश या लाइट। तो प्रकाश को करेंगे अब हम अगले चैप्टर में। तब तक आपको क्या करना है, इन 5 जो वीडियो आए हैं, 5 टॉपिक आए हैं, इनको अच्छे से कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।